कि आखिर गढ़वा ही क्यों? लगभग 18 आरोप सर आप पे लगे थे इतने बड़े बड़े आयोजन हमने यहाँ करवाए जो गढ़वा के लोग कभी सोच नहीं सकते थे। और आपको बाहरी भी शायद बोला गया। जो प्रधानमंत्री को का विकास देखकर ही वो उनको गढ़वा तक आना पड़ा। क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूँ जिससे मेरी छवि धूमिल हो। ये पेपर लीक का मामला और जो रिजल्ट होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं। मेरा राजनीति मेरी हॉबी है। क्या ये जो आरोप लगे थे वो भी हार का कुछ कारण? कि मेरे किए गए विकास कार्य ही के कारण ही बाध्य होना पड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने का। तो चुनाव आते हैं तो बहुत सारे वैकेंसीज अचानक से आ जाते हैं। भले चुनाव जीत सकते हैं लेकिन दिल नहीं जीत सकते। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल विचार झारखंड में। आज हम विचार झारखंड का पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इन्होंने गढ़वा विधानसभा के लिए क्या क्या नहीं किया। पहले जब भी झारखंड का नाम लिया जाता था तो गढ़वा जिला का नाम सबसे आखिरी में आता था, लेकिन आज के हमारे मेहमान ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जब भी झारखंड का नाम लिया जाता है गढ़वा जिला का नाम साथ साथ लिया जाता है। इन्होंने गढ़वा जिला का विकास इस तरीके से कराया, इस तरीके से विकास की गाड़ी को दौड़ाया, मान लो उसमें 5 गियर अगर लगे हों तो 5वां गियर टॉप गियर है तो बस 5वें गियर में ये चलते गए, पीछे आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस तरीके से विकास कराया कि गढ़वा जिला के लोग भी अचरज मान सकते हैं कि 5 साल में कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री इतना कैसे विकास करा सकते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरा गढ़वा जिला को समर्पित कर दिया। इस तरीके से इन्होंने विकास कराया कि आज जब भी झारखंड का नाम लिया जाता है तो गढ़वा जिला का नाम साथ साथ लिया जाता है। इस तरीके से गढ़वा जिला का विकास कराया कि अब झारखंड के नक्शे में गढ़वा जिला एकदम उभरता हुआ जिला के रूप में नजर आता है। तो आइए अब हम स्वागत करते हैं अपने विचार झारखंड के पहले पॉडकास्ट में उन मेहमान का। चतरा जिला में जन्मे, चाईबासा में पले बढ़े, हजारीबाग से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन्होंने राजनीति संभाला, चाईबासा के नगर परिषद के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से गढ़वा विधानसभा के 5 साल विधायक और झारखंड सरकार में पेयजल मंत्री रहे। आदरणीय माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का धन्यवाद आपका नीरज जी कि आपने आज विचार झारखंड के लॉन्चिंग में मुझे यहाँ उपस्थित होने का सुअवसर प्रदान किया। और सबसे पहले तो मैं शुभकामना दूंगा कि विचार झारखंड पूरे गढ़वा जिला ही नहीं पूरे झारखंड की आवाज़ बनकर उभरे। और साथ ही साथ आप युवा हैं, आपने एक स्टार्टअप किया है और हमारी सरकार की भी सोच है कि जितने भी हमारे युवा हैं, खास करके जेएनजी जिनको कहते हैं आजकल, तो आप भी उसी श्रेणी में आते हैं और आप में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का लाभ निश्चित रूप से झारखंड को, गढ़वा की जनता को, गढ़वा के हर एक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का पॉडकास्ट सर बेसिकली इस मकसद के लिए रखा गया है, आप युवाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं भी एक युवा हूं, तो मैंने भी सोचा कि अगर चैनल का लॉन्चिंग करते हैं तो कुछ मतलब ऐसा काम करते हैं जहां पे हमें भी थोड़ी पहचान मिल सके। निश्चित रूप से युवा ही हमारे राज्य के, हमारे गढ़वा के, हमारे देश के भविष्य हैं और युवाओं को आगे बढ़ाना ये मेरी प्राथमिकता में शुरू से रहा है। मैं बता दूं कि जब मैं गढ़वा, तो मेरा तो बचपन गढ़वा में बीता, स्कूली शिक्षा गढ़वा में हुई, गढ़वा से विशेष मेरा एक लगाव रहा है और जन्म भले चतरा में हुआ हो लेकिन बहुत बाल्यकाल में वहाँ से फिर गढ़वा आना हुआ। शिक्षा 10th की शिक्षा यहीं से हुई। उसके बाद पिता का तबादले वाला जॉब था तो पिता का ट्रांसफ़र हुआ चाईबासा, वहाँ गया, वहाँ भी टाटा कॉलेज चाईबासा से आईएससी किया। फिर उसके बाद सेंट कोलंबस महाविद्यालय, जो एक बड़ा प्रतिष्ठित महाविद्यालय हम लोगों के समय में तब हुआ करता था, रांची यूनिवर्सिटी का, वहाँ से हमने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और जब मैं गढ़वा को, उसके पहले भी मैं राजनीति में बहुत पहले से मेरी सेवा भावना, क्योंकि मेरे पिता भी एक बड़े जाने माने नामी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे और गरम दल के वो का नेतृत्व करते थे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने आंदोलन किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अनेकों बहुत साल तक जेलों में रहे, विभिन्न जेलों में रहे। तो उनके विचार, उनकी जो सोच थी वो हमारे अंदर, उनके जो संस्कार थे वो हमारे अंदर निश्चित रूप से रहे और हम लोगों ने अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया, न्याय का हमेशा विरोध किया और एक सेवा भावना के साथ काम करने का हमेशा हमारा लक्ष्य रहा। और जब
हम लोग स्कूली शिक्षा जब यहाँ प्राप्त कर रहे थे उस समय भी गढ़वा की बदहाली को देखा था हमने, और निरंतर गरीबों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना अपने क्षमता के अनुरूप, ये हमारे संस्कार में हमारे अपने पूर्वजों से, अपने पिता से एक विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और इसका फलाफल भी हमेशा मिलता रहा कि जब भी किसी चुनाव में आया, किसी भी तो सफलता भी मिली। गढ़वा में भी जब पहली बार आया तो अपने जब युवाओं की बात कही तो युवाओं की टोली को मैंने अपने साथ रखा, और जो पुराने राजनेता थे, बड़े बड़े दिग्गज थे जो 5 बार 7 बार, वो लोग बहुत व्यंग बाण भी करते थे कि ये बच्चों को लेकर घूम रहा है, बच्चों को लेकर राजनीति कर रहा है, कभी सफल नहीं होगा। लेकिन एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि राजनीति मैंने कभी एक व्यवसाय के रूप में राजनीति को नहीं देखा। मैंने सेवा भावना से राजनीति की। बहुत जगह से मैं विधायक बन सकता था, अनेकों जगह से, बहुत ही आसानी से। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, और इतना लोकप्रिय अपने क्षेत्र में वहाँ जब चाईबासा में था कि निरंतर 2008 से 18 तक मैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में मैं उपाध्यक्ष था। जब जनरल सीट हुआ तो अध्यक्ष बहुत एक रिकॉर्ड मतों से, पूरे झारखंड में उतने मतों से कोई नहीं जीता था, इतने मतों से मैंने जीत हासिल की थी। इतनी एक सेवा भावना का ही ये परिणाम था। और गढ़वा में भी निरंतर 2009 में हार का सामना करना पड़ा, 2014 में भी हार का सामना करना पड़ा। 2014 में हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर किया था, दिन रात मेहनत की थी, वो हतोत्साहित हो गए थे, रोने लगे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैंने उन्हें समझाया कि हार जीत होती रहती है, राजनीति है, हम आगे फिर और मजबूती के साथ काम करेंगे। 2019 में जनता ने सब कुछ समझा, मौका दिया, और मैंने जनता से जो वादे किए थे, आज ये कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है कि एक विधायक, एक मंत्री के कार्यकाल में सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं, सिर्फ जिले के लिए नहीं, राज्य के लिए भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ओर से, उन जिम्मेदारियों को भी मैंने बहुत भली बातें निभाया। और गढ़वा जो एक अभिशप्त जिला कहलाता था, यहाँ 2-4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी लोगों को, पीने के पानी का हाहाकार रहता था, सड़कों की स्थिति ऐसी बदहाल थी कि सड़कों पर पैदल चलना भी दुभर था। हमारी बेटियों के लिए एक महिला कॉलेज नहीं था, बस स्टैंड की स्थिति जर्जर थी, कोई स्टेडियम नहीं था, बस कोई पार्क नहीं था, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर राजनीति की जा रही थी। एक भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा तक नहीं थी। बड़े बड़े समाजवादी नेता यहाँ से निकले, बड़े बड़े पदों पर रहे। जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा नहीं थी, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा नहीं थी। ये सारे काम, मतलब कहे तो चहुमुखी विकास जो कहा जाता है, विकास का अगर असली पैमाना तय किया जाए तो सिर्फ सड़क, बिजली, पानी ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो तभी उसको संपूर्ण विकास कहा जाता है। और मुझे खुशी है कि जो जनता ने जो मौका मुझे दिया, उस पर मैं अपनी ओर से जैसे अपने घर को सजाया संवारा जाता है, वैसे मैंने गढ़वा को सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और आज गढ़वा निश्चित रूप से पूरे झारखंड में अगर कहा जाए तो सबसे विकसित जिलों की श्रेणी में आएगा, इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में अपने एक कार्यकाल में किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री ने इतना विकास, इतना काम नहीं किया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मैं रात दिन कभी अपने को न मंत्री समझा, न विधायक समझा, जनता का सेवक समझ के जनता की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए निरंतर वैसे लगा रहा कि जब एक कोई घर बनाता है तो उस घर को कैसे कोने कोने को संवारा जाए, सजाया जाए, ये मेरे दिलो दिमाग में रचा बसा था। और उसका परिणाम है कि आज गढ़वा की चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं,
आसपास के राज्यों में भी होती है। यहाँ की इसमें कहीं संकोच नहीं है सर कि जिस तरीके से आपने गढ़वा में 5 साल में जो विकास कराया, निश्चित इसमें कोई संकोच नहीं कि आपने काम मतलब लेवल से ऊपर सर कर दिया है। बावजूद इसके सर हम आगे राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन हम आपके बचपन की कहानी जानना चाहते हैं। बचपन में आप स्कूल जाते होंगे सर, किस तरीके का आप स्टूडेंट थे? बैक बेंचर या फिर मैं स्टूडेंट, मैं फ्रंट बेंचर था। फ्रंट बेंचर, तो निश्चित ही आप सर हमारी top सीट होंगे। पर कोई हमारी सीट पर कोई कब्जा भी नहीं कर सकता। थ्रू आउट हम लोग फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थे, थ्रू आउट। और हमारे शिक्षक भी जहाँ भी रहे, चित्रा से हमारी क्लास 6 तक की शिक्षा हुई, नाजरत विद्या निकेतन से, वहीं जन्म भी हुआ। और क्लास 6 के बाद यहाँ से 10th तक की शिक्षा हुई। सारे हमारे जो आज भी जो हमारे यहाँ जो हमारे शिक्षक जिन्होंने हमारे शिक्षा में शिक्षा दी, बहुत सारे शिक्षक अभी भी हैं, जीवित हैं और बहुत ही स्वस्थ भी हैं। और वो सारे शिक्षकों का मैं बहुत 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 प्यारा दुलारा था। उसका कारण यही था कि मैं आज्ञाकारी भी था और हमेशा फर्स्ट क्लास आता था। और हर एक क्षेत्र में, कहे तो खेल कूद के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में मैं आगे रहता था। तो कभी मैं शिक्षा में भी कहीं पीछे नहीं रहा, किसी से कम नहीं रहा। हम लोग कंपटीशन होता था, अगर एक बार कोई फर्स्ट आ गया तो दूसरी बार उसको फर्स्ट नहीं आने देना है, ये हमारी सोच रहती थी। और अच्छी शिक्षा, लेकिन शुरू से दिलो दिमाग में ये था कि किसी भी रूप में अपना भविष्य हमारा जिधर ले जाए हमें, मैं किसी न किसी रूप में गढ़वा की सेवा जरूर करूंगा, चाहे वो बड़े व्यवसायी बनकर या किसी नौकरी में आकर या राजनीति में। तो खैर मतलब ऐसा कोई ये था ना, सेवा भावना थी, लेकिन जो किस्मत में होता है होता है। राजनीति की ओर भले व्यापार भी किया, अच्छे अच्छे काम भी किए, गढ़वा से निरंतर संबंध बना रहा। हमारे बहुत सारे संगी साथी हमेशा गढ़वा आता जाता, माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने आना जाना, बाबा बंसीधर के दर्शन करने आना जाना। तो गढ़वा से हमेशा लगाव रहा। और जब राजनीति को अपने हमने अपनाया तो मैंने गढ़वा को ही अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाने का काम किया। मैं बता दूं आपको कि आज हमारे स्वर्गीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी को जब मैंने कहा था कि बाबा मैं गढ़वा से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि गढ़वा की सेवा मुझे करनी है, उन्होंने कहा कि गढ़वा कौन बताया तुमको, और गढ़वा से क्यों दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ो। और साथ जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता थे या उस समय के ब्यूरोक्रेट्स से भी मैं बात करता था कि मैं गढ़वा से चुनाव लड़ूंगा, कोई सलाह नहीं देता था। सब लोग कहता था कि इतना अच्छा, इतनी उर्वरा भूमि है अलग जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की, आप गढ़वा क्यों जाना चाहते हैं, गढ़वा से क्यों लड़ना चाहते हैं। बहुत सारे क्षेत्र भी सुझाए गए। ये भी कहा गया कि नॉमिनेशन करके बैठ जाइए, हम लोग लाकर सर्टिफिकेट देंगे। मैंने कहा था मैं जब भी लड़ूंगा, चाहे बार बार हार का सामना करना पड़े, मैं गढ़वा को अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाऊंगा। और सर ये मैं ही नहीं, पूरा मतलब जनता जानना चाहते कि आखिर गढ़वा ही क्यों? बताया तो कि जहाँ बचपन बीतता है और यहाँ की बदहाली मैंने देखी थी। बावजूद इसके सर 2009 में आपको हार मिला, 2014 में भी हार मिला और आपको बाहरी भी शायद बोला गया। देखिए वो सब विरोधियों की भाषा है, जो लोग बाहरी भीतरी करते हैं। हम सब भारतवासी, हम लोग भारत माता के सुपुत्र हैं। भारत माता की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ गया, ये बहुत इतिहास में जाना पड़ेगा। सब लोग कहीं ना कहीं से अगर कहा जाए तो पहले तो हमारे अगर कहा जाए तो जिस समय मानव की उत्पत्ति हुई उस समय तो सभी एक ही थे। आज बाद में वर्ग से कार्यों से लोगों में विभाजन हुआ, जिस तरह का जिनका कार्य था उनको उस श्रेणी में रखा गया। तो ये सब बातें हमारे विरोधी लोग उठाते हैं। जनता में ऐसी कोई बात नहीं है। और आज जो इस तरह की बात उठाते हैं उनसे भले वो ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बन जाए, बट जनता के बीच लोकप्रियता की बात जहाँ तक है तो दूर दूर तक वो कहीं नहीं टिक पाएंगे ऐसे। सर अभी आपने ये बताया कि 2014 में जब हार मिला तो काफ़ी आपके साथ जो समर्थक थे बहुत हताश थे, निराश थे, और 2 बार लगातार हार मिलना, फिर तीसरा बार उसी विधानसभा चुनाव लड़ना, इसको मतलब आपने कैसे सब लोगों को एकत्रित किया, इसको मजबूती में कैसे आपने बदला? वो
2014 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल आपका सर कैसा था? देखिए, मैं कोई वैसी रणनीति नहीं बनाता हूँ, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जन की राजनीति करता हूँ। मैं कभी मैंने कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई कि ये समीकरण बनाना कि फलाने कास्ट का वोट मुझे ले लेना है, फलाने का वोट ले लेना है। मैं हमेशा जनता के बीच रहा, जनता के सुख दुख में रहा। और 2014 में जब मुझे हार मिली, उस समय बहुत उम्मीद थी। हमारे जो साथी थे, जो भी हम जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया था, पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, तो उन लोगों में थोड़ी हताशा हुई थी कि इस बार तो ज़रूर जीत जाना चाहिए था। बहुत लोग रोने भी लगे थे। मैंने सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि हार मेरी हुई है, नहीं सिर्फ मेरी नहीं, मेरी हुई है। आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने अपना 100% दिया, सारी मेहनत की आप लोगों ने। हारा मैं हूँ, आप नहीं हारे हैं। और फिर हम लोग प्रयास करेंगे, फिर जनता के बीच रहेंगे और जनता के बीच निरंतर रहे। 2019 में आपको बता दूं कि रिकॉर्ड मतों से आज तक मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा मतों के अंतर से किसी की जीत हुई होगी ये विधानसभा के चुनाव में, जितने अंतर से मैं गढ़वा में जीता। अच्छा सर, ये जो मजबूती आप कह रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जहाँ पे आपने इंटरमीडिएट सर कंप्लीट किया, उसके बाद बीए कंप्लीट करने में आपको 10 साल लग गया। क्या यही वो समय था जहाँ आप राजनीति में थोड़ा बहुत आज परख? मेरी शिक्षा में कहीं कोई ब्रेक नहीं आया। ये हमने कहीं पढ़ा है। नहीं, कहीं कभी ब्रेक नहीं, निरंतर। बताया था कि हम लोग फ्रंट बेंचर थे, आप कहे बैक बेंचर, मैं फ्रंट था। और अपने कॉलेज में भी, अपने जो हम लोगों के समय में तो कॉलेज ही कहा जाता था, आज तो स्कूल कहा जाता है +2 को। हमारे समय में तो जब 10th के बाद तो बच्चे चले जाते थे कॉलेज में, तो कॉलेज में भी मैं एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में जाना जाता था। और ओवरऑल हर तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना, तो कभी कोई शिक्षा में ब्रेक कभी नहीं हुआ। ये कहीं से भी आपको जो सूचना मिली है वो गलत मिली है। मैंने 81 में 10th किया, 81 में, 83 में मैंने ISC किया और उसके बाद वहाँ से सेंट कोलम्बा महाविद्यालय आ गया और वहाँ से हम लोगों ने 87 में, थोड़ा समय लगा, 87 में हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया। तो ब्रेक कभी नहीं रहा। सर, पहली बार विधायक और पहली बार मंत्रालय। देखिए, ये तो एक आज के दिन में आप अगर समर्पण भावना से कोई काम करेंगे तो आपको फल की चिंता नहीं करनी होगी, फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सच्चे सिपाही के रूप में निरंतर काम करता रहा। आज हमारे देशम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी आंख बंद कर मुझ पर भरोसा करते थे, क्योंकि जानते थे कि इनका ये स्वार्थ की राजनीति नहीं करता है, ये भावना की राजनीति करता है, ये जनहित की राजनीति करता है। और हमारे माननीय अभी के जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी और मैंने जिम्मेदारी पर खरा उतरने में भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। मैंने भले विपक्षियों की साजिश और आजकल जो हमारे लोकतंत्र में जिस तरह की परंपरा चल पड़ी है, उसका शिकार आंशिक रूप से मैं भी हुआ। मेरी छवि को भी धूमिल करने की बहुत कोशिश की गई, तो सबकी परवाह मैं नहीं करता और कभी भी किसी दबाव में मैं काम नहीं करता। जिस दल में हूँ मुझे 2014 में भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ने का ऑफ़र प्राप्त हुआ था। मैंने सहज रूप से मैंने उसे ठुकराया था कि नहीं, मैं जहाँ हूँ। आपने शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं बात बोली थी कि मैं कुछ भी हो जाऊँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा। देखिए, मैं सबसे पहले इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और आज के दिन में मैं किसी पर कोई, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सभी की अपने अपने विचारधारा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस रास्ते पर जा रही है उस रास्ते पर तो वो लोकतंत्र के लिए कहीं से भी कहें तो शुभ संकेत नहीं है। हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। हमारे देश में सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को रहने का अधिकार प्राप्त है और इस तरह से विभाजन की राजनीति करना, तो वो वैसे दल में जाकर समझिए कि जनता के साथ धोखा करना है, देश के साथ धोखा करना है। ये मेरा विचार है। जितनी विचारधारा किसी के बदलेगी, मुझ पर विश्वास अगर कभी पार्टी का उठेगा
तो राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसी विचारधारा जिससे देश की जनता को नुकसान हो, राज्य की जनता को नुकसान हो, वैसी विचारधारा के साथ जुड़ने का कभी भी हमको चाहे राजनीति छोड़ भी क्यों न देने पड़े, वैसी विचारधारा के साथ नहीं जा सकते। ये तो सर आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन सर आप पेयजल मंत्री थे, आप पे जल जीवन मिशन के चलते कुछ आरोप भी लगे थे। बताया तो कि हमारे जो विपक्षी हैं वो इस तरह की कहें तो एक तरह से कि आज के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि अब जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है, उसका शिकार मैं भी हुआ। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी तो मैंने इस तरह से निभाई। मैंने कहा कि गढ़वा का जिस तरह से मैंने एक किसी भी सुविधा से जहाँ से महरूम था गढ़वा, आज सारी सुविधाओं से युक्त है। वैसे जो भी जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने दी, पेयजल स्वच्छता विभाग की जिम्मेदारी दी, जिस समय मुझे जिम्मेदारी मिली, जब मैंने अपना योगदान दिया और पूरे विभाग की जानकारी ली, तो उस समय बहुत देखकर स्तब्ध रह गया था कि 4% घरों तक ही पीने का शुद्ध पेयजल पहुंच पाया था। और हमारे राज्य में भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी अन्य राज्यों से विपरीत है। जैसे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वैसा हमारा भी राज्य झारखंड की भी भौगोलिक स्थिति वैसी है। कहीं पहाड़, कहीं जंगल, ऐसी जगहों पे हमारे गांव बसे हुए हैं। लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि अपने कार्यकाल में मैं लगभग 62 से 63% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब हुआ। विरोधी भले चिल्लाता है, घड़ियाली आंसू बहाएं, जितनी भी अनर्गल बात करें, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर देखें तो 62% घरों तक मैं पहुंच चुका था अपने कार्यकाल में। और थोड़ा असहयोग भी रहा केंद्र सरकार का, क्योंकि ये जल जीवन मिशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलने वाला की योजना थी, और जिसमें पूरा का पूरा मशीनरी पूरी राज्य सरकार की, आधी राशि राज्य सरकार की, आधी राशि केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार समय पर अपनी राशि विमुक्त नहीं करने के कारण भी बाधा उत्पन्न हुई, नहीं तो आज 100% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंच चुका होता। हमारे विपक्ष के साथियों से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत सांसद हैं, मंत्री भी हैं, इनको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि पेयजल एक सबसे मूलभूत ज़रूरत है जनता की। और इनको अपने जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनसे गुहार लगानी चाहिए कि झारखंड के साथ अनदेखी ना हो। झारखंड को भी जो झारखंड का हक है, झारखंड का हिस्सा है, वो मिलना चाहिए। सर 2019 में आप चुनाव जीते, विधायक बने, मंत्री बने, कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक चुनाव आता है और आप पे आरोप लगने लगते हैं, तो सर अपना पक्ष आप इस पे कुछ देना चाहेंगे? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ। और सर ये अचानक चुनाव के समय ही कैसे? मैं सीधा जनता की राजनीति करता हूँ। लगभग 18 आरोप सर आप पे लगे थे। देखिए, आरोप लगाने वालों को कोई रोकना, 18 नहीं 18,000 आरोप लगा दिए जाएं तब भी मैं उसके विचलित नहीं होता हूँ। और बार बार चुनाव हारूं तब भी मैं विचलित नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा पेशा नहीं है और मेरा व्यवसाय में नफ़ा नुकसान देखा जाता है। मेरा राजनीति मेरी हॉबी है, एक सेवा भावना से मैं काम करता हूँ। और जो भी आरोप लगाए गए उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूँ जिससे मेरी छवि धूमिल हो। अब लोग, विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें फैलाकर, झूठ सच का सहारा लेकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर, लोगों की भावना भड़काकर भले चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। मैं जनता का दिल जीतने का काम करता हूँ, और जनता का दिल आज भी, जितना दिल से जनता मुझे चाहती है, वो शायद जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसके लिए उन्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी, जो जनता के बीच रहकर जनता का प्यार मुझे मिलता है। चुनाव के समय निश्चित रूप से दिग्भ्रमित किया गया जनता को, जनता दिग्भ्रमित हुई, जात पात में बांटा गया, धार्मिक उन्माद पैदा किया गया, और वो मेरे हार का कारण बना, मैं ये मानता हूँ। विकास, इतना विकास होने के बावजूद भी सर को दरकिनार कर दिया गया। मानव मनुष्य जो होता है वो बड़ा ही, जनता जो होती है बड़ी सीधी सादी होती है, बड़ी उनके मन के साफ होते हैं।
उनके दिल में जो बात बिठाई जाती है वो बात बैठ जाती है, और वो मतदान केंद्र पर जाकर, लेकिन भले अगले दिन से ही पछतावा क्यों ना हो, लेकिन मतदान केंद्र पर जाकर वो भावना का ज़्यादा असर होता है। और वो मैं भी चाहता तो जनता के बीच हमने जो काम किए आज, वो उन कामों को अगर मैं जो विपक्ष के द्वारा जो जिस तरह का भ्रम पैदा किया गया, जिस तरह से लोगों को भड़काया गया, लोगों के बीच दिमाग में जहर घोला गया, मैं भी चाहता तो चिल्ला कर उसका काट कर सकता था, लेकिन मुझे अपने काम पर भरोसा था, अपने विकास पर भरोसा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जनता इस पर इस झांसे में नहीं आएगी और मतदान केंद्र में जाकर मेरे पक्ष में मतदान करेगी। मैं सीधा जनता से जुड़ा रहा, जनता के बीच रहा अपने कार्यों के बदौलत, अपने कार्य के बल पर। लेकिन जनता को मैं किसी को पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जनता थोड़े समय के लिए भावना में आ गई और उसका परिणाम हुआ कि मुझे हार का सामना। क्या ये जो आरोप लगे थे वो भी हार का कुछ कारण थे? कौन से आरोप? मैं आरोप पर कभी गया ही नहीं कि क्या आरोप। मैंने यही कहा कि धार्मिक उन्माद पैदा किया गया। आपको लगता है कि धर्म के आधार पे जाति में बांटा गया, धर्म में बांटा गया, और बड़े बड़े जो राजनेता आए उन्होंने भी कामोबेश यही काम किया, कोई विकास की बात नहीं की। और माननीय प्रधानमंत्री तक ने वहाँ सिर्फ धार्मिक भावना। मेरा अगला सवाल यही था सर। तो ये मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारे स्वच्छ लोकतंत्र में ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने हक अधिकार के लिए। सभी की आस्था विभिन्न धर्मों में है, अलग अलग धर्मावलंबी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी हम भारतवासी एक हैं। कोई ईश्वर की पूजा करता है, कोई अल्लाह की पूजा करता है, कोई मसीह की पूजा करता है, कोई गुरु ग्रंथ की पूजा करता है, लेकिन सभी के सोच एक ही है, सभी का ऊपर वाला एक ही है। तो ये इस विचारधारा से हमारा देश एकजुट रहता है, एक सूत्र में बंद कर रहता है। आज उसको अलग अलग किया जा रहा है, तो वो देश के लिए सही नहीं। तो मेरा अगला सवाल यही था सर कि क्या आपका वो विकास था जो प्रधानमंत्री को अक्सर वो चुनाव में प्रचार करने पलामू तक आते थे, लेकिन क्या आपका विकास देखकर ही वो उनको गढ़वा तक आना पड़ा? अब एक गढ़वा के लिए सौभाग्य की बात है कि गढ़वा में इतना विकास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर गढ़वा को देख गए, गढ़वा के विकास को देख गए। तो ये तो गढ़वा के लिए और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यों से प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए। आपको ऐसा लगता है कि अपने दल के प्रतिनिधि को, अपने दल के उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्होंने विकास की कोई बात नहीं की, लेकिन मेरा विकास ही, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे किए गए विकास कार्य ही के कारण ही बाध्य होना पड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने का। सर, आपको खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हुए देखा गया है, खास करके क्रिकेट में। जब भी इंडिया जीतती है तो आपका पर्सनल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, विंबलडन में भी जो कुछ होता है, चाहे और भी खेलों में, फुटबॉल में, एथलीट्स में, तीरंदाजी में, किसी भी खेल में तो मेरा ट्वीट जरूर आता है, मेरा पोस्ट जरूर आता है। आप बचपन में कौन सा खेल खेलते? बचपन में मैं भी हर तरह के खेल खेलता था। मैं कबड्डी भी खेलता था, कुश्ती भी लड़ता था, फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था। लेकिन ज़्यादा रुचि बाद में मेरी फुटबॉल में रही। क्रिकेट भी निरंतर खेलता रहा, लेकिन ज़्यादा रुचि फुटबॉल में रही। और फुटबॉल में मैं जिस समय बिहार हुआ करता था, पूरा झारखंड उस समय अलग नहीं हुआ था, एकीकृत बिहार के समय मैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जिस समय सरायकेला, खरसवां और पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एक ज़िला हुआ करता था, उस समय मैं ज़िले की टीम से चुना गया था फुटबॉल में। और सिवान में हम लोगों ने उस समय मोइनुल हक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ करता था, बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, उसमें मुझे खेलने का मौका मिला अपने ज़िले की ओर से, ज़िला की टीम। तभी सर आपको फुटबॉल में इतनी रुचि थी, तभी आज गढ़वा में एक फुटबॉल स्टेडियम ही देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं अभी भी आपको बता दूं कि मैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। झारखंड फुटबॉल संघ का मैं अध्यक्ष हूं, चेयरमैन हूं। और मैं सिर्फ क्रिकेट का स्टेडियम ही नहीं, आज क्रिकेट स्टेडियम तो फुटबॉल स्टेडियम तो मैं जब पेयजल मंत्री था उस समय ही उसको सैंक्शन करवा के एक अच्छा फुटबॉल स्टेडियम मैंने बनवाने का काम किया। बहुत सारे काम, टाउन हॉल
जो जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ था। बस स्टैंड की स्थिति देख लीजिए, आज पूरे झारखंड में वैसे बस स्टैंड वैसा बस स्टैंड नहीं है। कलेक्ट्रेट देख लीजिए आप, कलेक्ट्रेट, बिरसा मुंडा पार्क देख लीजिए, जो मतलब आज गढ़वा को दिखलाता है कि एक विकास का जो पैमाना होना चाहिए उस पर खरा उतरना। अभी जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने मौका दिया था, मुझे पर्यटन, युवा कार्य और खेल मंत्री मुझे बनाया गया था, मात्र 2-3 महीने काम करने का मौका मिला। मैंने 14.5 करोड़ से ज़्यादा का मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम और एक राष्ट्रीय स्तर का एक स्विमिंग पूल मैंने गढ़वा को देने का काम किया, जो बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है उस पर, और बहुत जल्द वो गढ़वा की जनता को समर्पित होगा। और गढ़वा के जो हमारे युवा हैं, जो खेल प्रेमी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। सर, फुटबॉल स्टेडियम तो बन गया गढ़वा में, लेकिन आज तक सर कोई भी ऐसा अंतर्राज्यीय या फिर और भी बड़े टूर्नामेंट्स देखने को नहीं मिल रहे सर। देखिए, अब तो बहुत दुख होता है कि अगर ये ऐसे सवाल पूछने से थोड़ा दुख होता है। 1.5 साल लगभग होने अगर मुझे अभी 1.25 साल से ज़्यादा हो गया चुनाव हुए, इस 1.25 साल में गढ़वा और इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ता। जब मैं मंत्री नहीं था, खेल मंत्री जब मैं नहीं था, इतने बड़े बड़े आयोजन हमने यहाँ करवाए जो गढ़वा के लोग कभी सोच नहीं सकते थे। यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल करवाया मैंने, गढ़वा कभी सोच नहीं सकता था। और इतना बड़ा, इतना सफल आयोजन आज तक झारखंड में नहीं हुआ होगा। मैंने यहाँ मैराथन करवाया, उसका परिणाम निकला कि मैराथन में जो यहाँ पार्टिसिपेट किए थे जो बच्चे, बोकारो की एक बच्ची ने नेशनल में मेडल लाया, नेशनल मैराथन में मेडल लाया। मैंने यहाँ साइकिलिंग की प्रतियोगिता कराई। साइकिलिंग में यहाँ आमिर हसन नाम का एक लड़का जो यहाँ पार्टिसिपेट किया था, उसने नेशनल में ब्रॉन्ज लाया, गढ़वा का नाम रोशन किया। यहाँ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मैं निरंतर, खेलो झारखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है, खेलो झारखंड के नाम से एक सरकार की योजना चलती है। मैंने खेलो गढ़वा के नाम से यहाँ शुरुआत कराई थी और यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। और आज भी जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करता हूँ प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक खेल में। और जनता ने मुझे मौका दिया होता तो निश्चित रूप से मेरा सपना था कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल, कम से कम एग्जीबिशन मैच तो ज़रूर होता। लेकिन हमारे जो आज के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी सोच बहुत सीमित सोच है और वो इतना विस्तृत रूप से सोचते नहीं हैं। अगर चाहे तो हमारे जिनको जनता ने मौका दिया है तो ऐसे आयोजन निश्चित रूप से हो सकते हैं। अभी सर, आपने गढ़वा को जब विकास पे छोड़ा था 2024 में, अभी आपको क्या लगता है सर, गढ़वा आगे गया है, थोड़ा बहुत गया है, नहीं गया है, पीछे है, क्या है? देखिए, जो भी योजनाएं मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, आज उन योजनाओं, वही योजनाएं अभी कम से कम 2-2.5 साल तक तो उन्हीं योजनाओं पर ही काम, बहुत सारी पाइपलाइन में योजनाएं थी मेरी स्वीकृत कराई गई योजनाएं, और बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ था। तो उन सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। नया माननीय जो हमारे अभी जिनको जनता ने मौका दिया है, उनके माध्यम से मुझे नहीं लगता कि कोई 1 रुपये की भी योजना के लिए प्रयास किया गया हो या योजना लागू की गई हो, ये मुझे नहीं लगता। और मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं देखता हूँ कि एक इतिहास रचने का काम गढ़वा की जनता के सहयोग से, अपने प्रयास से मैंने किया कि 1400 किलोमीटर के लगभग ग्रामीण सड़क अपने विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ मैंने बनवाने में सफल हुआ। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का सड़क करीब नहीं तो कहीं तो कम से कम 4000 करोड़ से ऊपर का रोड आरसीडी का सड़क निर्माण कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाईपास जो एक राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था, आज हमेशा जब भी कोई चुनाव हो तो जनता को नेता भरोसा दिलाते थे कि मुझे मौका दीजिए, मैं बाईपास, जबकि मेरे कार्यक्षेत्र में भी नहीं आता था। ये केंद्र की जिम्मेदारी थी, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं 1 महीने विधायक था, 1 महीने के बाद मैं मंत्री बना। लेकिन विधायक रहते ही मैंने पूरी जानकारी ली बाईपास की वस्तु स्थिति की, क्या है, मुझे जो जानकारी इसका मिली। क्रेडिट तो सर बीजेपी लेके जाती है। और बीजेपी क्रेडिट का मैं ज़्यादा क्रेडिट पर भरोसा नहीं रखता, काम पर भरोसा रखता हूँ। जब मैंने जानकारी प्राप्त की कि अभी किस स्थिति में है बाईपास की योजना गढ़वा की, तो मुझे पता चला कि अभी इसका जो फाइनेंशियल सैंक्शन होता है वो भी नहीं हुआ था और कोविड आ गया। मैंने
प्रयास करके आदरणीय एक विकास पुरुष कहें तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नितिन गडकरी जी से मैंने बात की, उन्होंने भी बात करने पर सहमति जताई। फ़ोन पर उनसे बातें हुई, मैंने उनसे बहुत सारी बातें कही, जो उन्हें याद दिलाया, उनका वादा याद दिलाया। उन्होंने सहज स्वीकार किया कि हाँ मैंने वादे किए थे। मैंने कहा उनसे कि सर आपने जो वादा किया था कि जब रांची कुडू 4 लेन का आप जब सर आए थे उद्घाटन करने, तो मेरे पास पेपर कटिंग है आपके अभिभाषण का, कि आपने कहा था कि बहुत जल्द कुडू से यूपी बॉर्डर तक 4 लेन सड़क बनेगी। सर उसमें तो कोई काम हुआ नहीं, लेकिन आज जो स्थिति है कि कुडू से लेकर बंसीधर नगर तक सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। बाईपास, गढ़वा बाईपास एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही बड़ी समस्या है गढ़वा के व्यवसायियों के लिए, गढ़वा वासियों के लिए। और बाईपास का शिलान्यास भी आपके माननीय सांसद महोदय ने, मैंने ये कहा था, जो अक्सर से बात बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले ही कर दिया, लेकिन जब मैंने जानकारी ली तो मुझे पता चला कि अभी तक इसका वित्तीय अनुमोदन नहीं हुआ है। तो बड़ी ही सहजता के साथ सब कुछ स्वीकार किया माननीय नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आपके पीए के नंबर पर हमारा मेल आईडी जाएगा, आप उस मेल आईडी पर अलग अलग जितनी भी समस्याएं उन समस्याओं को आप भेजें मेल के माध्यम से। मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से इसकी समस्याओं का निदान करूंगा। और मैं आज फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय नितिन गडकरी जी को कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और आज बाईपास जनता को समर्पित है। आज यहाँ ये आप देखें खजूरी से लेकर और यूपी बॉर्डर तक, और वो 4 फेज का काम चल रहा है कुडू से लेकर संखा तक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि अगर मैं इसमें प्रयास नहीं किया होता, मैं नहीं लगा होता, तो आज ये ठंडे बस्ते में होता। ये इसमें कहीं से भी कोई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज ये बाईपास की योजना भी ठंडे बस्ते में होती। सर 5 साल आपको मौका मिला, जिसमें 2 साल तो कोविड ही आ गया। कितना चुनौतीपूर्ण था सर कोविड? कोविड तो पूरे देश के लिए एक चुनौती थी और उस चुनौती का सामना हम सब ने मिलकर किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो एक मिसाल कायम कर दिया कि कोई साधन संसाधन नहीं, जर्जर व्यवस्था, बावजूद इसके कोविड के संक्रमण के प्रबंधन में कि कहीं कोई जान माल का कम से कम नुकसान हो, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, सभी पहलुओं पर एक गंभीर विचार करके और झारखंड की जनता को इस संक्रमण से कम उसका प्रभाव हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। और उसका परिणाम आप लोगों ने सुना होगा। आप तो कि इस पर व्याख्यान के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें आमंत्रण दिया गया था कि आपने कैसे असीमित साधन संसाधन में इतना बढ़िया प्रबंधन किया। तो माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र तो हैं ही, और हम सब ने मिलकर, जनता का भी सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का भी पूरा सहयोग रहा, हम सब ने मिलकर इस कोविड का सामना बहुत डट कर किया। और इसका परिणाम हुआ कि झारखंड में जान माल की क्षति भी बहुत अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम हुई और झारखंड के लोगों को रोजी रोजगार। इसमें कहीं शक नहीं है सर, झारखंड कोविड में बहुत ज़्यादा कम संक्रमित वाला राज्य था। सर अभी जैसे चुनाव में आप हार गए, तो अभी जीवन कैसा चल रहा है? देखिए, हार जीत पर कभी हम अभी आपकी दिनचर्या हार के दूसरे दिन से ही कहें तो मैं जनता के बीच, जनता की समस्याओं के निदान, जनसेवा में मैं लग गया। और आज भी मुझे खुशी होती है कि जनता समस्याएं लेकर मेरे पास आती है। और कभी भी मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता हूं कि आपने वोट नहीं दिया, आपने वोट दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती, कभी नहीं। मैं बहुत ही सहजता से जनता की समस्याओं को सुनता हूं, जनता के बीच गांव-गांव में जाता हूं और वहाँ भी जाकर समस्याओं को सुनने का काम करता हूँ। और जहाँ तक संभव हो सकता है उसका निदान, जो भी माध्यम हो, जो भी जिन विभागों से जहाँ से भी जनता की समस्या होती है उनका निदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूँ। और कभी भी ये नहीं कि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ, ये कोई बहाना मैं नहीं करता। जनता से हमेशा मिलना जुलना, जनता की समस्या, और मेरा समय बहुत अच्छे ढंग से कट रहा है। सर गढ़वा जिला गढ़वा विधानसभा इस सटे हमारा भवनाथपुर विधानसभा है, यहाँ पे कॉमन सा मुद्दा हो गया है पावर प्लांट, जो कि
हर चुनाव में मुद्दा आता है और इसका क्या ये सर संभव हो सकता है, पावर प्लांट ओपन हो सकता है एक विधायक के द्वारा? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने नीरज जी। और आपको शायद याद भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जब 2013-14 में, उस समय आपकी उम्र तो बहुत कम होगी, जब मुख्यमंत्री 1-1.25 साल के लिए बने थे, तो उस समय उन्होंने इस पावर प्लांट का आकर शिलान्यास किया था। लेकिन कहते हुए दुख होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा, मैंने खुद फाइल देखी है, केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र आया जिसमें वो भी करके निरीक्षण के बाद हो या जैसे भी हो कि यहाँ पावर प्लांट स्थापित नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे सामने ये चर्चा की कि पावर प्लांट का शिलान्यास किए थे, क्या हुआ, उसको फिर सेक्रेटरी लोगों को बुलाया गया, सभी लोगों से, ऊर्जा सचिव अविनाश जी अभी जो मुख्य सचिव हैं, वो ऊर्जा विभाग के सचिव आज भी हैं शायद, उनको बुलाया गया, इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कुछ ठान लेते हैं उसको निश्चित रूप से पूरा करते हैं। और मैं पूरा वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन भरोसा दिलाता हूं भवनाथपुर की जनता को, गढ़वा जिला को, कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर पूरी तरह से है। और माननीय मुख्यमंत्री संबंधित जो भी जटिलताएं हैं उनको दूर करवाकर, और हमारे माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जो राजनीतिक भाषा होती है, उस राजनीतिक भाषा राजनीतिक मर्यादा में ही रहकर की जाए तो अच्छी बात होती है। हमारे माननीय पूर्व विधायक भी भानु प्रताप शाही जी भी रहे 2014 से 19 तक सरकार के साथ, रघुवर जी की सरकार में, और 19 से 24 भी रहे विधायक। उस समय एक बार भी इन्होंने ये मांग नहीं उठाई। उस समय डबल इंजन की सरकार भी थी, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी। उस समय अगर उनका सार्थक प्रयास, अगर सफल प्रयास अगर करते, सार्थक प्रयास अगर होता उनका, तो आज पावर प्लांट अगर यहाँ पर उससे धुआं भी निकल रहा होता, मुझे उम्मीद। तो सर क्या इस बार धुआं निकल जाए? क्योंकि इस धुआं निकलने में बहुत सारी राजनीति भवनाथपुर विधानसभा में हो रही है। देखिए, वही तो कहता हूँ कि राजनीतिक बयानबाजी अलग चीज़ होती है और प्रयास अलग कुछ चीज़ होता है। आप प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करेंगे तो जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको प्रयास करना चाहिए, और प्रयास हो रहे हैं माननीय यहाँ के अभी वर्तमान विधायक की ओर से, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं। अब केंद्र सरकार का अगर सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से पावर प्लांट से धुआं निकलेगा और यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। सर, एक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना निकली थी सर, 2022 के बाद इसका लाभ मिलना बंद हो गया, बिना गारंटी के युवाओं को लोन, ताकि वो रोजगार स्टार्ट कर सके। सर इस पे देखिए, निकली नहीं थी, निकली है, लेकिन 2022 की योजना बंद नहीं हुई है। और बहुत सारे नौजवानों को, बेरोजगार हमारे शिक्षित नौजवानों को इसका लाभ भी मिला है। बहुत सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। लेकिन एक कहे तो एक मानसिकता ऐसी है हमारे, उस मानसिकता को बदलना होगा कि जब सरकार सहयोग करती है तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज जितने भी लोगों को इसका लाभ मिला है, रीपेमेंट की स्थिति बहुत ही ख़राब है। जो सब्सिडी मिला उसके बाद बहुत ही मामूली ब्याज पर, लेकिन आपको तो सरकार की ओर से आपको तो एक लोन के रूप में, सब्सिडी तो मिली अलग बात, लेकिन एक लोन के रूप में आपको दिया गया कि आप अपना व्यवसाय करें, उससे अपनी आजीविका चलाएं। लेकिन जो आपने लोन लिया है उसको भी तो आपको रीपेमेंट भी करना। सारे लोग की सरकार ने मुझे दे दिया, लेकिन फिर भी सरकार इससे बहुत विचलित नहीं है, और जो राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इसका भी अगर कोई श्रेय जाता है तो केंद्र सरकार भी बहुत इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि संघीय ढांचा है हमारा। केंद्र सरकार के सहयोग के बिना राज्य सरकार नहीं चल सकती है, और केंद्र सरकार का थोड़ा सा सौतेला रवैया निश्चित रूप से है, उसका भी प्रभाव है। और योजना पर गंभीर हैं माननीय मुख्यमंत्री, और इस योजना का लाभ बहुत जल्द तेज़ी से मिलने लगेगा। और इस योजना में कुछ बदलाव भी, थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर इस योजना का लाभ मिलेगा, उससे सही लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, ऐसे मेरी उम्मीद। सर एक झारखंड से हट के थोड़ा सा बिहार में चलें। एक सवाल है मेरा कि वहाँ पे एक विधायक जीतते हैं
और अपने बेटे को सीधा राजनीति में ढकेल देते, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सीधा मंत्रालय भी पद हासिल करते हैं। इस पे क्या सर आपकी राय है? तब ये तो अब इस पर तो मैं अपना बस आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहते सर कि ऐसा तो अब देखिए, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि पपेट भी बनाए जा रहे हैं, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी, राजनीतिक जब बात होगी तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग बात रखेंगे। आज बहुत अच्छा, आज आपका लॉन्चिंग है विचार झारखंड का, आज इस पर सकारात्मक बात हो। वही सर चलते हैं युवाओं पे और जानते हैं कि जो कोर्स सर 3 साल में होता है कंप्लीट, वो 5 साल लग जा रहा है सर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। नीलांबर पीताम्बर ही नहीं, कमोबेश पूरे देश की यही स्थिति है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, और जो जिस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में उसकी परीक्षा हो, उसके परिणाम प्रकाशित हों, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। ये निश्चित रूप से इस पर सरकार गंभीर है, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री भी सुदीव्य कुमार सोनू भी काफ़ी सुलझे हुए राजनेता हैं, और उनके जिम्मे ये विभाग है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे, अब एक अगर आप डाटा निकाल लें, 25 वर्ष का हमारा झारखंड हुआ, 2019 के पहले कितने लोगों को नियुक्तियां मिली, कितने रोजगार मिले, और 2019 से लेकर आज 2026 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये आपको लगेगा, मुझे लगता है कि 2019 से 26 के बीच, और पूरे तो 2019 का डाटा निकाला तो जितनी नियुक्तियां 19 साल में हुई, उससे कहीं ज़्यादा नियुक्तियां आज हम 19 से 26 के बीच हुई है। लेकिन सर झारखंड हो या कोई भी राज्य हो, ये पेपर लीक का मामला और जो रिजल्ट होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, इसका कैसे आखिर समाधान किया जा सकता है? अब देखिए, उस पर भी बहुत अब पैनी नज़र है। उस पर भी अब आप देख रहे होंगे कि झारखंड में अब इस पर करीब करीब विराम लग गया है। झारखंड में ये शुरुआत में 1-2 केसेस हुए थे, अब इस पर विराम लग गया। अन्य राज्यों में तो अभी बहुत तेज़ी से ये सारा चल रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में, अगल बगल के उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन सब सारे राज्यों में तो बहुत ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं। तो ये तो सही नहीं है कहीं से भी। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो कहें तो मैं तो देशद्रोही की संज्ञा दे, तो कोई इसमें अनुचित नहीं होगा। ये बंद होना चाहिए, और एक पारदर्शी कोई भी परीक्षा होनी चाहिए। आज ये कहीं कोई उंगली नहीं उठ रही है, चाहे JSSC की परीक्षाएं हों, लोग हाई कोर्ट चले जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी सरकार के पक्ष में निर्णय दे रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के पक्ष में निर्णय दे रही है। JPSC के निरंतर परीक्षाएं हो रही है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो हमारे योग्य, जो हमारे बेरोजगार शिक्षित नौजवान हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियाँ मिल रही हैं। तो ये अच्छा संकेत है झारखंड के भविष्य के। सर अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो चुनाव आते हैं तो बहुत सारे वैकेंसीज अचानक से आ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, आपसे सहमत नहीं हूँ। वैकेंसियाँ निरंतर, और उसके बावजूद भी सर कुछ वैकेंसियों का अभी तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अभी तो नगर निकाय चुनाव के लिए भी विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, बहुत हल्ला कर रहे थे। आज नगर निकाय चुनाव में कितनी पेचीदगियां थी, सारी पेचीदगियों को दूर करके आज सरकार उस मुहाने पर आ गई है कि अब नगर निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो समय हर तरह के काम के लिए एक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसको मुकाम तक पहुंचाना होता है। जो भी नियुक्तियां, जो भी रिक्तियां हैं, उनके विरुद्ध नियुक्तियां हो रही हैं, और आगे भी आप देखेंगे कि अब झारखंड पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। झारखंड बहुत तेज़ी से स्तर पर दौड़ेगा, और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे किसान मजदूरों की बात हो, या हमारे छात्रों की बात हो, या हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में झारखंड अब अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार होने के लिए अब प्रयासरत है, और प्रयास करने से सफलता मिलती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी दूरदर्शी सोच के हैं, काफ़ी दूरगामी सोच है उनकी, और उसका लाभ झारखंड राज्य को मिलेगा, झारखंड की जनता। मैंने सर वैकेंसीज़ की बात इसलिए की क्योंकि 2024 के चुनाव से 6 महीने पहले मैंने खुद
टेट के, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है तो मैंने टेट की वैकेंसी डाली थी, लेकिन आज तक उसका सर एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है, झारखंड टेट की। जेटेट, हाँ, अभी आपने देखा होगा कि आप उस समय नहीं आया। चलिए, कोई, मैंने कहा ना कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कितने दिन हुए आपको डाले? आपने डाला होगा 1 साल हो रहे होंगे, 6 महीने हो रहे होंगे, 8 महीने, 24 में। तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। और अभी मैंने कहीं समाचार पत्र में पढ़ा था कि बहुत जल्द अब जेटेट की परीक्षा, तो अभी तो कोई चुनाव है नहीं कि जेटेट की परीक्षा की घोषणा कर रही है सरकार कि हाँ बहुत जल्दी ली जाएगी। और बहुत सारे विभाग जहाँ जहाँ रिक्तियाँ पड़ी हुई थी उन सारे रिक्तियों को निकाल कर और उसके विरुद्ध आवेदन जारी किए गए हैं और लोगों को रोज़गार मिल रहा है। राज्य के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, आज सरकार के कार्यों से सरकार जिस तरह से उन्हें निरंतर नियुक्तियां दे रही हैं, काफ़ी प्रफुल्लित है, काफ़ी प्रसन्नचित्त। अच्छा सर, नियुक्तियों पे ये आपको नहीं लगता है कि झारखंड के लोगों को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए? अब ये तो जाना होगा इसके लिए फ्लैशबैक में कि जब 2019 में सरकार बनी और 2020 में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने, जो सरकार का मैं भी अंग था, तो जो नियमावली बनाई गई थी उस नियमावली का विरोध हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अगर वो नियमावली आज लागू रहती तो एक भी झारखंड से बाहर के लोग तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग की नौकरी में नहीं आ सकते थे, लेकिन उसका विरोध किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ही माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए, माननीय उच्च न्यायालय ने इसे खारिज किया। तो ये हम तो हमारी सरकार नीतियाँ बनाती है झारखंड के आदिवासियों, झारखंडियों और यहाँ के मूलवासियों को केंद्रित करके, लेकिन वो हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं सुहाता है। तो ये तो विडंबना है झारखंड के साथ, झारखंड के जनता के साथ एक मजाक। खैर, हमारा झारखंड सर आदिवासियों की धरती है और बहुत सारे गरीब बच्चे सर झारखंड में हैं। और सर, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप बचपन में थे तो उस समय क्या स्कॉलरशिप का ज़माना था? हाँ, स्कॉलरशिप मिलता था लेकिन बहुत सीमित। हाँ सर, स्कॉलरशिप बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, हमारे गरीब बच्चों के रीढ़ की हड्डी है सर स्कॉलरशिप। देखिए, मैंने कहा बार बार कि ये हमारा संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में अब जब तक केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिले, अपेक्षित सहयोग नहीं मिले, तब तक राज्य सरकार सभी वर्ग को उनका हक अधिकार नहीं दिला सकती। और आज स्थिति है कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से सौतेला व्यवहार कर रही है। अब कल ही आज बयान पढ़ रहा था मैं अखबार में कि एक माननीय मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं या क्या नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने रांची में आकर बयान दिया कल कि अगर केंद्र से पैसा चाहते हैं, केंद्र से सहयोग चाहते हैं, ऐसा बचकाना बयान, तो माननीय हेमंत सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, तब हर वर्ग को मिलेगा, हर तरह का की राशि, झारखंड को धन की कमी नहीं होगी, स्कॉलरशिप की राशि भी मिलेगी। एक राज्य मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, मैं नाम भी अभी भूल रहा हूँ, उन्होंने कल बयान दिया और आज की अखबारों में प्रमुखता से इसको छापा गया है। तो ये बताइए कहाँ से भी ये संघीय ढांचे पर प्रहार है ना। हाँ, एक इतना जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बात अगर करता है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे दल में आ जाइए, तब आपको केंद्र की राशि मिलेगी, केंद्रांश मिलेगा, तो ये तो सही में विडंबना है। ये तो सही में यहाँ की जनता के साथ मजाक है, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ एक भद्दा मजाक। सर, चूँकि आप गवर्नमेंट बॉडी में नहीं है तो आपसे इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन क्या उम्मीद है सर बच्चों का? पूरा जनता सर, पूरा बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक इसका समस्या का समाधान होगा और उनको स्कॉलरशिप मिलेगा? देखिए, सरकार के संज्ञान में सारी बातें, सारी समस्याएं जो हैं वो सरकार के संज्ञान में है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आई वाश का काम किया जाता था और आज ज़मीनी काम होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ये सोच है कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था कि हमें अलग राज्य बनाकर, अलग राज्य लेकर और झारखंड की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना है, सभी वर्ग को उनका हक अधिकार दिलाना है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे, समय बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। आपने ही कहा कि 2 साल कोविड में चले गए, तो उधर फिर बाद में कितना राजनीतिक उठापटक रहा, बिना गलती के माननीय मुख्यमंत्री को 5-6 महीने जेल में रहना पड़ा।
बावजूद इसके जो काम इतने कम समय में हुए, मैया सम्मान योजना से लेकर बिजली बिल माफ़ी से लेकर बिजली फ्री करने से लेकर किसानों को का लोन माफ़ करने से लेकर गुरुजी क्रेडिट कार्ड, मारंगकोंग के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, बहुत तरह के का काम इतने सीमित समय में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो झारखंड को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगा और झारखंड की जनता को जो हक अधिकार मिलना चाहिए उसमें एक अच्छी पहल की गई है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा और झारखंड के एक एक वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार। सर, आपने मैया सम्मान योजना का जिक्र किया। जब शुरुआत आई सर, 1000 लोगों के खाते में जा रहे थे, तो बहुत सारे मतलब 60% अगर कहा जाए तो 60% है, एक लेते हैं हम परसेंटेज। उसके बाद जब 2500 स्टार्टिंग हुआ सर, तो बहुत सारे नाम चुनाव के बाद काट भी दिए गए। नहीं, देखिए उसका जो मापदंड है, आप एक भी केस ला दें कि जो मापदंड को पूरा करता है, जो अर्हता है उसकी, वो अर्हता को पूरा करते हैं जो भी लाभुक, अगर वैसा एक भी केस नहीं ला सकते कि जो अर्हता पूरा कर रहे हैं उनका नाम काट दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विभिन्न स्रोतों से लाभ ले रहे थे, अनुबंध पर काम कर रहे थे, वैसे लोगों ने भी इसका लाभ लेना शुरू कर दिया। जब इसकी स्क्रूटनी हुई तो वैसे लोगों का नाम, आप एक साथ 2 योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, तो वैसे लोगों का ही सिर्फ नाम कटा है, ना कि योग्य लाभुकों का नाम कटा है। सारे लाभुकों, अगर एक झारखंड ही ऐसा प्रदेश है, बिहार में भी 10-10 हज़ार रुपये दे दिए गए एक बार, और वो भी केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को। आप बताइए कि चुनाव के समय केंद्र की सरकार सिर्फ जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य की महिलाओं को देख रही है और पूरे देश की महिला टकटकी लगा कर देख रही है। अगर कि केंद्र की योजना थी 10,000 देने की, तो पूरे देश की महिलाओं को देना चाहिए था। तो ये काम चुनाव के लिए हमारे विपक्ष के लोग करते हैं और हम लोग सीधा कि उनका जीवन स्तर सुधरे, यहाँ के लोगों का, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हों, उनका जीवन स्तर सुधरे और जो सोच के तहत इस राज्य का निर्माण कराया गया है वो सपना साकार हो, इस मिशन में काम करते हैं। तो हमारी आज योजना लागू की गई, हम भी चुनाव के बाद बंद कर सकते थे, लेकिन चुनाव के बाद योजना बंद नहीं हुई, निरंतर लागू है। एक बार 2-2, 3-3 महीने की राशि विमुक्त होती है और आज हमारी महिलाएं जो इसके हकदार है वो काफ़ी। लेकिन सर, महिलाओं का कहना है कि चुनाव समय वोट मैया सम्मान उन लोग देख के दे दी, अब उन लोग का नाम काट दिया गया। देखिए, चुनाव के समय अगर वोट मैया उनका कहना है कि जब काटना था तो जब 1000 दे रहे थे तभी काट। नहीं, मैंने कहा ना कि शुरू में जब योजना लागू की गई तो आनंद फानन में थोड़ा समय था और बहुत चुनाव के मुझे लगता है कि 5-6 महीने पहले ही योजना लागू हुई थी, चुनाव के ऐन वक्त नहीं लागू हुई। 6 महीने पहले। और उस समय लोगों ने आवेदन दिया, आवेदन की स्क्रूटनी सही ढंग से, अब कोई सहिया का काम कर रहे हैं, जल सहिया का काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका का काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को, कोई रसोईया का काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो मिल ही रही है अनुदान राशि, तो उनको मिल ही रही है और वो फिर से मैया सम्मान के लिए भी आवेदन कर दिए। तो वैसे लोग, दूसरे का हक नहीं छीना जाए, हक नहीं मारा जाए, इस सोच के तहत वैसे लोगों का सिर्फ नाम काटा गया है, न कि योग्य लाभुकों का। मैंने कहा तो कि आप योग्य लाभुक एक ला दें कि जिनका नाम कटा हो और जो अर्हता पूरी करती हों, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो अर्हता पूरी करती हों और उनका नाम काटा गया हो, तो मैं आपकी बात को सर, मैया सम्मान योजना लागू करने वाले के नाम पे भी थोड़ा सा राजनीति हुआ। आखिर इसको लाया कौन है? जो उस समय के मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी या फिर हेमंत सोरेन जी? देखिए, हमारी सरकार ने लाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन था, माननीय मुख्यमंत्री उसके बाद जेल चले गए तुरंत, तो सरकार हमारी, लेकिन बहुत सारी राजनीति हुई सर, वो पार्टी, ये देखिए, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं तो ऐसे भ्रम पैदा करते हैं और वैसे लोगों को जनता भी जगह पर थोड़े समय के लिए उनकी तूती बोलती है, थोड़े समय के लिए वो समझते हैं कि मैंने जीत हासिल कर ली, लेकिन अंततः वैसे लोगों की हार होती है, वैसे लोग परास्त होते हैं और देखने को भी मिल रहा है लोगों को। अभी सर आपका क्या रोल है, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा में? आपने तो मुझे सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया, ये तो आना जाने वाला
बात है। कभी आप विधायक हैं, कभी हार गए, तो चुनाव में जनता इसका निर्णय लेती है। पार्टी, मुझे बहुत सम्मान पार्टी में मिला है। पार्टी ने जो सम्मान दिया, वो सम्मान मैं उसका कर्ज आजीवन नहीं उतार सकता हूँ। आज पार्टी में मैं महासचिव के पद पर, बहुत सीमित संख्या में महासचिव हैं, उसमें मैं भी एक महासचिव हूँ। 5 महासचिव पार्टी में है, उसमें मैं भी एक महासचिव हूँ। और महासचिव की भूमिका में पूरे राज्य में, पूरे पड़ोस के राज्यों में जहाँ हमारा संगठन है, वहाँ हमेशा निरंतर मैं काम करता हूँ। और गढ़वा में भी निरंतर रहकर गढ़वा की जनता के सुख दुख में शामिल होता हूँ, उनकी समस्याओं के निदान का काम करता हूँ। तो पार्टी ने तो मुझे जो दिया, उसका कर्ज तो मैं आजीवन नहीं उतार सकता। चलते हैं सर थोड़ा परिवार की तरफ। इतना काम, इतना ओवरलोड होने के बावजूद भी परिवार को इतना समय देना, कितने करीब है आपके परिवार? देखिए, सब चीज़ के लिए एक ये बहानेबाजी होती है लोगों की कि हम इतने व्यस्त हैं, मैं मंत्री हूँ तो इसलिए क्षेत्र में समय नहीं दे पाता। आप देखते होंगे कि मैं तो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब मैं मंत्री था उस समय भी क्षेत्र में इतना ही समय देता था जितना आज दे रहा हूँ। और हर चीज़ के लिए समय निकालना, परिवार में भी हमारी 2 बेटियाँ हैं, बहुत बड़ी भी नहीं हैं, और उनके लिए भी, पत्नी के लिए भी, अपने पूरे परिवार के लिए भी एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करके कि हमें कब अपने परिवार को समय देना है, कब क्षेत्र की जनता को समय देना है, कब अपने राजनीतिक जो हमारी रूपरेखा तैयार करनी है, कब उसके लिए समय देना है। ये सारी चीज़ों का एक प्रबंधन होता है, एक खाका तैयार किया जाता है। और मैं मेरी बेटियां भी, मेरी पत्नी भी, मेरे परिवार के लोग भी इससे संतुष्ट हैं कि जो समय उन्हें मिलना चाहिए वो समय उनको मिलता है। सर, माँ गढ़देवी में तो आपकी आस्था बहुत ज़्यादा है। माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल, वहाँ से आपका एक अलग लगाव देखने को मिलता है हमेशा। देखिए, आस्था, मैंने कहा कि आस्था पर ही दुनिया टिकी है। और मेरी आस्था सभी अपने जो हमारे सनातन में, जो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता, सभी पर मेरी आस्था है। लेकिन मैं अपने जो कहा कि माँ गढ़देवी, माँ विंध्यवासिनी, मैं माँ काली का साधक हूँ। मैं माँ काली की पूजा बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही और आस्था भी बहुत ज़्यादा है माता विंध्यवासिनी पर भी। और जितने भी हमारे इष्ट देवी देवताएं हैं, सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ही सबसे ज़्यादा हमारे इष्ट हैं देवी देवता है। सब पर, सभी पर आस्था है। लेकिन कहीं कहीं विशेष एक ये हो जाता है, मैं माता वैष्णो देवी भी जाता हूँ, माँ विंध्यवासिनी जब मौका मिलता है। और जब मैंने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र मैंने 2009 के पहले भी मैं निरंतर इसी रास्ते से जाना आना करता था। और अपने जो हमारे जो यहाँ के परिचित लोग थे, उन लोगों से मिलना जुलना भी, हमेशा विंध्याचल जाना, वहाँ से एक विशेष लगाव है। माँ गढ़देवी तो माँ की उंगली पकड़ कर जाता था, अपनी माँ की उंगली पकड़ कर जाता था। मेरी माता भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत धार्मिक, जो आज नहीं देखने को मिलता है। तो उनके साथ, उनके सानिध्य में रहकर भी आस्था और बढ़ी। तो ये तो हमारा अपना जो हमें संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों के अनुरूप हमारी अपने जो इष्ट देव हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, बाबा बैद्यनाथ हैं, बाबा बासुकीनाथ हैं, सभी जगह। आप जब यहाँ रहते हैं तब लगता है कि मैं जाता हूँ ज़्यादा विंध्याचल, लेकिन सभी जगहों पर मेरी आस्था है। और सभी जगहों पर जाकर मैं शीश नवाता हूँ। और अपने लिए नहीं, मैं अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए ज़्यादा माता विंध्यवासिनी से भी, और सभी जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, सभी से मैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मांगता हूं कि सभी को सब में खुशहाली आए, लोगों के जीवन सफल हो, लोगों के जीवन में खुशियां आए। सारे जो आज हमारी सामाजिक समरसता है वो हमेशा कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, यही कामना मैं अपने सारे देवी देवताओं से करता हूँ। ठीक है सर, सवाल जवाब का सिलसिला आप ख़त्म करते हैं। और बहुत अच्छा लगा और बहुत सौभाग्यशाली हम कि आपने सर अपना समय दिया। बहुत बहुत शुभकामना आपको और बहुत बहुत बधाई। आज आपके विचार झारखंड की जो आज आपने शुरुआत की है, और आभार भी कि आपने मुझे पहला मौका दिया, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे माननीय पूर्व मंत्री
झारखंड सरकार में रहे श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का, जिनको हम सहृदय धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे इस चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए।